नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज फिर एक ख़ास मौजू। दरअसल कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी किस तरह जो अक़लियती तलबा हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया था कि उन्हें स्कॉलरशिप्स मरकज़ी हुकूमत की तरफ से फ़राहम किया जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप फ़राहम किया जाना इसकी ख़बर बड़ी अच्छी नज़र आती थी, लेकिन उसमें जो कैटेगरीज़ बनाई गई हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जो इनकम है सालाना वो किस हद तक है। अगर सालाना इनकम 1 लाख रुपए या उससे कम है और नंबरात 50% तक हैं तो जाकर आपको स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक के लिए मिल सकती है। मतलब ये कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल जो उसकी क्राइटेरिया है, जो उसके शराइत हैं, वो इस कदर परेशान कुन है या इस कदर है कि आम तौर से एक बड़ा तबका खुद ब खुद इसके फ़ायदे को हासिल करने से बिल्कुल महरूम रह जाएगा। ख़ास तौर से इस पर आज हमारी नज़र है कि कैसे इन तमाम चीज़ों से जो एक हम कह सकते हैं एक गलत जो रिवायत है, यानी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहे जिस तरीके से भी हो, और उस बीच में कुछ ऐसे लोगों का शामिल हो जाना जो एजेंटी कर रहे होते हैं और उनमें जाकर ऐसी शराइत को पूरा करना। अगर एक घर से, एक ख़ानदान से 2 तालिब इल्म हैं, उनके माँ बाप एक ही हैं, तो शायद उनको 2 या 3 नंबरात अलग अलग देने होंगे। क्या यह मुमकिन है कि जिनकी सालाना आमदनी लाख रुपए या उससे कम हो, उनके यहाँ 2-3 अलग अलग नंबरात हों, फ़ोन नंबरात हों, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो एजेंट को मौका बीच में मिल गया गुमराह करने का। तो हमारी कोशिश आज यही है कि पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर किस तरह से बातचीत हो रही है। तो चंद ऐसे अशख़ास जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे अब इस प्रोग्राम में, उनके ज़रिए से हम ये कोशिश करें जानने की कि दरअसल कहाँ कहाँ मसाइल सामने आ रहे हैं, इनका सद्देबाब क्या है, हुकूमत को अपनी शराइत में किस तरह की नरमी बरतनी चाहिए थी। तो हम शुरुआत में एक आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर हम जिक्र करेंगे आज मध्य प्रदेश के हालात का। अक़लियती तलबा को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन तलबा को इसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने से ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने तक तलबा को मुख्तलिफ मराहिल में दलालों के चंगुल से गुजरना पड़ता है। बहुत से तलबा और उनके वालिदैन तो मुश्किलात से तंग आकर फॉर्म भरने से ही मना कर देते हैं। एक रिपोर्ट देखिए पहले। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अब अक़लियती तलबा के लिए इनकम सर्टिफिकेट का लगाना लाजमी कर दिया गया है। हुकूमत के फरमान के बाद तलबा को कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाना होता है। नतीजे के तौर पर वहां पर दलालों की चांदी बन आती है और वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए तलबा से मनमाने पैसे वसूल करते हैं। यही नहीं, हुकूमत ने हर फॉर्म के साथ एक मोबाइल नंबर को भी लाजमी करार दिया है। बस ये यहाँ पे ये है कि अगर पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक फॉर्म्स भरने तो उसमें अलग अलग नंबर्स लग रहे हैं और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो अगर नहीं है तो उसके लिए जाना पड़ता है, उसमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। एरियाज़ हमें बहुत दूर से आना पड़ा है। यहाँ पे शामला हिल्स पे रहते हैं तो बहुत से लोग दूर दूर से भी आते हैं क्योंकि एक ही जगह, और अगर दूसरी जगह से भरवा रहे हैं जहाँ MP ऑनलाइन सेंटर से, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, 3-3, 400 ले रहे हैं। तो वो भी, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। दूर से आए, किराया लागे और अब हो नहीं रही है। कितने किराया लगा के आप आए? 200 रुपये ऑटो से आए। 2-3 बच्चे पढ़ते हैं, एक 3rd क्लास में है, एक 7th में है और एक 11th क्लास में है। और काफ़ी दिनों से मैंने ये सुना कि स्कॉलर दी जा रही है। वो मूल्यवास पत्र मांगा गया, इनकम सर्टिफिकेट मांग गई। अच्छा, मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, मैंने कोशिश करी ऑफिस में जाने की, तो 2-3 चक्कर मैंने लगा। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट में, मतलब एक कागज़ की बनवाई, 150 रुपये खर्च हुआ, मूल्यवास पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। भोपाल में जहां लाखों की तादाद में मुस्लिम आबादी है, वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली एजेंसियां तो बहुत हैं, जो तलबा से एक फॉर्म भरने के नाम पर 300 से 500 रुपए वसूल करती हैं। जबकि मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी एक ऐसा इदारा है जहां पर 6 कंप्यूटर के जरिए तलबा का मुफ्त ऑनलाइन फॉर्म तो दाखिल कराया जाता है, लेकिन यहाँ भी तलबा को भोपाल के दूर दराज इलाकों से आकर फॉर्म भरने के लिए रकम सर्फ करनी होती है, जो उनके गुर्बत पर उनकी हंसी उड़ाती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दुश्वारी तो ये है कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं, तो हम सिर्फ एक मुकाम पर बैठ के
6-7 सिस्टम हमने लगाए हैं और हमारे वॉलंटियर्स जो है वो उसको फॉर्म को फिल करके दे रहे हैं। लेकिन शहर बड़ा है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ फॉर्म भरवाने आ रहे हैं, तो वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। वो दलाल बैठे हुए हैं हर जगह, वो दलाल 500 से 1000 रुपये मांगते हैं। अब उन पे 500-1000 रुपये होंगे तो वो 200-500 की स्कॉलरशिप लेने तो बेचारे बच्चे जा ही रहे हैं। इतने वहाँ खर्च कर देंगे तो वो उनको स्कॉलरशिप लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वजह यह है कि जिस तरीके से ऑनलाइन की बात की गई कि गवर्नमेंट ने कि ऑनलाइन फॉर्म भरिए या 1 लाख की इनकम होना चाहिए, तो अब 1 लाख की जिन लोगों के पास इनकम है वो सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उनको कई दिन लग जाएंगे। यहाँ से अगर कोई बच्चा 15 किलोमीटर दूर शहर के उस छोर पर है, वो अगर कलेक्टर ऑफिस आएगा और इनकम सर्टिफिकेट बनवाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि वो जो बीच में एजेंट काम करते हैं अपने कमीशन के लिए, वो अलग परेशान करते हैं। तीसरी बात है कि ऑनलाइन का सिस्टम ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये कि क्या पंचायत लेवल पर गवर्नमेंट ने इंतजाम कर रखा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी स्कॉलरशिप के लिए तारीख का ऐलान तो कर दिया गया। तलबा की जानिब से फॉर्म भी दाखिल किए जा रहे हैं, लेकिन भोपाल में मुस्लिम आबादी को देखते हुए तलबा की वो तादाद फॉर्म दाखिल करने के लिए नहीं आ रही है जिसकी तवक्को की जा रही थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और कमोबेश यही सूरत हाल मुल्क के हर रियासत, हर बड़े छोटे शहर में है। और एक ऐसा जो कोशिश है, इस कोशिश में जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि इसमें एजेंट जो हैं, जो बीच में काम करते हैं सर्टिफिकेट्स को लेकर, उनका बड़ा जो है वारा न्यारा हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। ज़फ़र आलम खां हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस गुफ्तगू में। सैयद इम्तियाज़ अली हैं, कोर्ट मेंबर हैं JNU, और डॉक्टर ज़फ़र हसन हैं जो सेक्रेटरी हैं MECAP यानी द मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के, और साथ ही मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम उम्मीद करते हैं कुछ दिन हमारे साथ मज़हर भोपाली साहब भी जुड़ जाएंगे। मेहताब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ कि सबसे पहले आप हमें ये ब्रीफ कीजिए कि एक खबर जो खुशी देती है कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगा हमें, मरकज़ी हुकूमत बड़ी संजीदा है और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये स्कॉलरशिप मिलने जा रहा है, लेकिन ये खबर कैसे खुशी से फिर जो है वो अफसोस और मायूसी में तब्दील हो जाती है, किन मरहलों से गुजर कर? तलबा के लिए खुशाइंद इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें जो जगह जगह पर बैरियर लगाए गए हैं उससे तलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की बात की गई है, वहाँ पर उनके कास्ट की सर्टिफिकेट का मामला है, और यहाँ पर जब इन मरहल से हम गुजरते हैं तो तलबा को कहीं ना कहीं जो है मुश्किलात दरपेश आती हैं। जैसे एक बच्चा, अगर किसी घर में 3-4 बच्चे, हमारी जिस तरह से बात हुई, एक बच्ची है जिसके 4 लोग हैं, उसकी 4 बहनें हैं, लेकिन वहाँ पर फॉर्म में शर्त यह है कि आप एक के साथ एक ही मोबाइल को ही वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अब अगर एक गरीब आदमी जिस पर आपने 1 लाख तक की इनकम कर दायरा क्राइटेरिया उसको फिक्स कर रखा है, तो दूसरे बच्चे किसका मोबाइल भरेंगे? जाहिर सी बात है वो फॉर्म दाखिल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर दूसरे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं और प्राइवेट जगह पर जाके फॉर्म को दाखिल करते हैं, तो वो फॉर्म किसी भी तरह से दाखिल कर देते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि उन तलबा के पास जरूरी जो दस्तावेज है वो है या नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम गवर्नमेंट की नीयत साफ है और गवर्नमेंट चाहती इस तरह से चीजें हैं, तो जिस तरह से SC ST और आदिवासियों के लिए है कि वो अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट लगाते हैं और उनके बैंक में वो पैसा आ जाता है, तो ये चीजें जो अकलियती तलबा के लिए भी अगर की जाए तो इसमें बहुत सारी आसानियां होंगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक मुझे कहानी याद आती है जो हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को देखते हुए नजर में आता है कि एक गांव में चोरों ने जो एक भैंस को चोरी किया, तो उन चोरों ने देखा कि अगर उनको भैंस उनके साथ चलती है तो उसमें घंटी बजती है, तो पुलिस और दूसरे लोग जो है उसके पीछे जाएंगे। तो उसमें एक तबका तो ये होता है जो घंटी बजाता है वो दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरे लोग जो है भैंस को अपने साथ लेके चले जाते हैं। यहाँ पर भी यही है, हुकूमत की तरफ से जो घंटी बजाने का काम जो तो किया जा रहा है और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और चोर जो है दूसरी तरीके से अपना माल जो कमा रहे हैं। यहाँ पे चोर का मतलब वो है वो लोग जो एजेंट है उनकी तो मुंह भराई हो रही है, उनकी तो चांदी बन आई है, लेकिन वो तबका जिसके लिए स्कीम बनाई गई है उसको तक ये पता नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि जिस तरह से पोस्ट मैट्रिक का मामला है, आपने वहां पे 2 लाख की शर्त रख दी है। अगर किसी घर में 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और तो वो कैसे अपनी फीस को जमा कर सकते हैं? हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत है। यहाँ पर इम्तियाज साहब जो JNU कोर्ट मेंबर हैं और इसके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD में जो माइनॉरिटी एजुकेशन सेल है उसके मेंबर भी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव में बैठे हुए हैं, वो इसको बेहतर समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने विशाल कमेटी ने जो पॉलिसी बनाई है, इन लोगों ने ग्राउंड रियलिटीज को चेक नहीं किया कि माइनॉरिटीज को किन मराइल से गुजरना होगा। अगर ऐसा किया गया होता, हुकूमत ने इसके लिए कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाकर फील्ड में चेक किया होता, तो आज माइनॉरिटीज को इन मसाइल से गुजरना नहीं पड़ता। जी,
शुक्रिया महताब। हम बाकी मेहमानों से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर जफर हसन सेक्रेटरी हैं मिकैप, द मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी। डॉक्टर जफर, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, ये आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चीजें ऑनलाइन हो रही हैं तो शफाफियत आ रही है, जिसका हक जिसका पैसा उसी को मिलेगा। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि ये मरहले और ये जो स्टेप्स हैं, ये जो शराइत हैं, वो कई तरह की दुश्वारियां भी सामने ला रही हैं और तलबा में एक तरह से मायूसी पैदा हो रही है। और ये जो पॉइंट खासतौर से अभी हाईलाइट किया महताब साहब ने कि अगर एक खानदान से 3-4 एप्लीकेंट हैं तो उन्हें 3-4 नंबरात अलग अलग मोबाइल नंबर देने होंगे या कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे। इस पर जरा रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 उर्दू को और जफर हसन साहब आपको भी जी, कि आपने इतना अहम और संजीदा मसला। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ बोलिए। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 को और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना अहम और संजीदा मसला आपने अपने चैनल के माध्यम से उठाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका चैनल यही तबका यानी अक़लियती तबका ही देखता है। जहाँ तक स्कॉलरशिप का मामला है तो मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जैसा आपने भी कहा कि इसमें जो स्टेप्स हैं वो इतने पेचीदा हैं कि उसको तय करते करते एक एप्लीकेंट या उसके वालिदैन थक जाते हैं। जहाँ तक इनकम सर्टिफिकेट का मामला है तो इनकम सर्टिफिकेट में ही जब बच्चा बनवाने जाता है तो 200, 300, 400 रुपये उसके वहाँ खर्च हो जाते हैं। उसके बाद वो जिस सेंटर पे पहुँचता है वो उससे 200-400, 500 रुपये जैसा कैंडिडेट उसको मिलता है वो उससे वो वसूल लेता है। तो अब बच्चा जब फॉर्म फिल करने उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो ये नहीं देखते प्राइवेट लेवल पर कि इसका मार्क्स पूरे हैं, 45% मार्क्स हैं तो भी फॉर्म भर देते हैं, इनकम सर्टिफिकेट है तो भी नहीं है तो भी फॉर्म भर दिया। तो अब मसला ये हुआ कि एक तो उसके 500-700 हज़ार रुपये खर्च हो गए और दूसरा फिर वो फॉर्म को सही भरवा भी नहीं पाया। जब स्कॉलरशिप का अलॉटमेंट आया तो पता चला कि उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है जी। तो मेरा इस बारे में कहना यह है कि गवर्नमेंट अगर वाकई संजीदा है तो उनको 2-3 चीज़ें बहुत अहम है जिस पर गौर करना चाहिए और उसको रिव्यू करना चाहिए। सबसे बुनियादी बात यह है कि जो इनकम आपने डिफाइन की है, यानी आप ये देखिए कि ओबीसी को आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं और उसकी क्रीमी लेयर आपने 6 लाख तय कर दी और माइनॉरिटी को जिसको आपने 1 लाख प्री मैट्रिक की, 2 लाख पोस्ट मेरिट की और मेरिट कम मीस की 2.5 लाख। मैं सबसे पहले प्री मैट्रिक की बात करता हूं। मुसलमानों में स्कूल ना जाने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, सच्चर कमेटी ने और दूसरी कमेटी ने इसको डिफाइन किया है जी। तो अब आप ये बताइए कि जब 1,000 रुपये एक बच्चे के नाम पर दिए जाते हैं जो न सिर्फ नर्सरी बल्कि प्राइमरी लेवल पर कहीं पर भी उसके लिए ना काफ़ी है तो वो स्कूल ही नहीं जाएगा। चलिए किसी तरह उसने वहाँ स्कूल में भेज दिया और 5वीं पास कर ली और फिर वो पोस्ट मैट्रिक में आ गया। उसके बाद जब वो पोस्ट मैट्रिक से निकलकर प्रोफेशनल कोर्सेज में या टेक्निकल कोर्सेज में जाता है तो वहाँ की फीस 90-95 हज़ार से लेकर तो 65 हज़ार से कम नहीं है। अब जिसके 2 बच्चे हैं और वो 90 हज़ार 1,80,000 रुपये पर एनम अगर फीस पे कर देगा, 2.5 लाख आपने उसकी इनकम क्राइटेरिया रख दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि 1,80,000 या 90,000 उसने फ़ी पे कर दी, उसके बाद कन्वेंस के लिए उसको खर्च करना है, किताबों और ड्रेस के लिए खर्च करना है, तो वो खाएगा कहाँ से? इसका मतलब ये हुआ कि आप संजीदा नहीं है, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक या मेरिट कम मीस में आपने जो इनकम का क्राइटेरिया रखा है वो इतना मुश्किल है कि वाकईतन जो आपने देखा कि सच्चर कमेटी ने 2 से 3% कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पहुंच पाती है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर उसको ग्रेजुएशन लेवल तक जाने ही नहीं देना चाहते। तो आपको संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए कि क्या 2.5 लाख इनकम काफ़ी है या इसको हमने ओबीसी की कम से कम आप ओबीसी की तरह 6 लाख तो करें उसको, ताकि वो वाकई टेक्निकल कोर्सेज में या प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सके। इधर प्री मैट्रिक में भी आपने ये करा हुआ है कि उसको 1 लाख इनकम आपने तय कर दी। 2-3 बच्चे अगर उसके प्राइमरी या नर्सरी लेवल में जाते हैं तो वहाँ भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को इनकम के क्राइटेरिया में ढील देना चाहिए। दूसरा सबसे अहम मसला यह है कि इसके अंदर इन्होंने जो ऑनलाइन का सिस्टम रखा है उसको स्कूल लेवल पर ही क्यों नहीं वहीं से आइडेंटिफाई होता, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट कलेक्ट्रेट में जाके बनती है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है जिस शहर का भी, लेकिन क्या वो कुछ उसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि वो उसको बता सके कि नहीं साहब ये इनकी इनकम इतनी है? जब स्कूल वाले उससे बेहतर जानते हैं तो स्कूल का सर्टिफिकेट ही काफी होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन बहुत अच्छा आपका ये आपका मशवरा अच्छा है। जफर आलम खां वरिष्ठ पत्रकार सीनियर सहाफ़ी, उनसे बात करते हैं। जफर साहब, ये
क्या है, मतलब ये अभी मेहताब ने एक एग्जांपल दिया कि भैंस के गले में घंटी बांध दो और जब घंटी की आवाज़ से पता चले कि भैंस किधर जा रहा है, एक तो ये चीज़ सामने आ रही है। दूसरी बात ये है कि अगर मकसद है इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, सच में उनकी मदद करना, तो इस तरह से ये जो क्राइटेरिया है क्या ये सही है, या अगर जो इम्तियाज साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक इस पर थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए, जो जफर साहब ने भी कहा है। डॉक्टर जफर हसन, जफर आलम साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी। देखिए मसला ये है, जी मसला ये है कि देखिए अगर सरकार बहुत ईमानदार है तो ये मुख्तलिफ सर्टिफिकेटों की जो शराइत हैं, ये शराइत ख़त्म होना चाहिए। स्कूल का एक सिंगल सर्टिफिकेट लेना चाहिए और इसको के स्कूल के ज़रिए फॉर्म भरने की होना चाहिए। स्कूल की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो फॉर्म भर के देगा, और स्कूल जब फॉर्म भर के देगा तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ फॉर्म भर के देगा। वो चेक भी करेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स लगे कि नहीं लगे और क्वालिफाइड हो रहा है बंदा के स्टूडेंट के नहीं हो रहा है। और जब स्टूडेंट को, जैसा जफर भाई भी कह रहे थे अभी, कि स्कूल का सर्टिफिकेट काफ़ी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट स्कूल में लगे होते हैं। जब स्कूल में सारे सर्टिफिकेट लगे होते हैं तो अलग से बच्चों को क्यों शर्त लगाई जा रही है कि सर्टिफिकेट लेके आना है? स्कूल एक सर्टिफिकेट इशू कर दे कि ये कास्ट भी इनकी ठीक है, इनकम भी ये है, सब जो भी शराइत हैं उन सर्टिफिकेट्स के, और हम इसको सर्टिफाई करते हैं कि सारे शर्तें पूरी करता है बच्चा और इसको स्कॉलरशिप दी जाए। सिंगल सिस्टम का स्कूल बच्चे को कहीं भटकना भी पड़ेगा, स्कूल के अंदर ही उसका काम भी हो जाएगा, ना वक्त बर्बाद होगा ना फालतू पैसा बर्बाद होगा। जी, और ये जो एक अजीब सी बात सुनने में आ रही है कि दूसरा, जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर एक ही खानदान के 2-3 बच्चे हैं तो हर बच्चे को अलग अलग मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, ये शर्त है या फिर जो एजेंट है वो इन्हें गुमराह कर रहे हैं? नहीं, एजेंट नहीं गुमराह कर रहे हैं, शर्त ही है। और ये इसी से कहीं ना कहीं सरकार की नीयत के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि जो जिसकी साल भर की सालाना इनकम ही 1 लाख रुपए है, वो कैसे घर में 3-4 मोबाइल रख सकता है? एक मोबाइल होगा, आपको ये शर्त तो मतलब बड़ी मजाकिया शर्त लगती है कि एक घर के अंदर 3 या 4 मोबाइल हो, हर बच्चा जो फॉर्म भर रहा है उसका अलग से फॉर्म हो। अभी हमारे मुल्क के अंदर हालात इतने अच्छे नहीं हो गए हैं कि छोटा छोटा बच्चा अपना अलग मोबाइल लेके चल रहा हो। एक घर के अंदर एक मोबाइल हो जाता है तो उस एक मोबाइल से जितने 2 या 3 बच्चे हैं वो भी स्कूल के जरिए हो सकता है कि ये इनके पेरेंट्स के पास इनकी 2 या 3 औलादें और इनका एक नंबर है, उससे ज़्यादा उस नंबर के लिए जिद नहीं करना चाहिए। और एक नंबर के ऊपर ही एक फैमिली के पर स्टूडेंट की जगह पर फैमिली एक नंबर कर दें तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी बच्चों के लिए। जी, और अब मैं रुख करता हूं सैयद इम्तियाज अली साहब का, जो कोर्ट मेंबर भी हैं और बरसर-ए-इक़्तिदार जमात से जुड़े हुए भी हैं। इम्तियाज साहब, ये जो दुश्वारियां अभी आप सुन रहे हैं, क्या आप इन सब चीज़ों से पहले से बाखबर हैं या अभी आपको मालूम हो रहा है कितनी दुश्वारियां हैं इसमें? देखिए, कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम हो या कोई शासन की योजना हो, उसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से निकलने के बाद ही शासन के अंदर वो तमाम चीज़ें मूव होती हैं। जैसा कि जफ़र साहब ने बताया कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही स्टूडेंट का नॉमिनेशन होता है, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये कंडीशंस है कि सॉफ्टवेयर में यदि कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको तो सॉफ्टवेयर इंसान की मदद के लिए है या इंसानों को तकलीफ देने के लिए? ये हमारी मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए बनाई गई है। उससे तक कमियां हैं, उस कमियों को, जी देखिए, सॉफ्टवेयर में ही कमी है। ये इस कमी को दूर करने के लिए पिछली जो एनएमसी की बैठक हुई थी उसमें इस बात को रखा गया था। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया है इसके अंदर, कहीं ना कहीं लोगों ने उन फॉर्म्स को भरने में जो परेशानी आई है उसके लिए ज़रूरी है कि हमें स्कूल लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर ऐसे अवेयरनेस कैंप या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे जिसमें कि स्टूडेंट्स को बताया जाए, घर वालों को उनके बताया जाए कैसे इन फॉर्मों को फिलअप करना है। किसी एक केंद्र पर इन फॉर्मों को भरने से सभी लोग इससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम बस्तियों के अंदर और ऐसे स्कूल जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर जाके कैंप किए जाएँ और कैंप के ज़रिए इन बच्चों को ये फैसिलिटी जो है वो पहुँचाई जाए। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कमियाँ हैं और आने वाली एनएमसी की बैठक के अंदर मैं इस बात को पुरजोर तरीके से रखूँगा कि ये जो कमियाँ हैं इनको जल्द से जल्द जो है हल किया जाए और लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी जो इस स्कीम के तहत पहुँचाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा पहुँचाई जाए। जी, तो ये बैठक कब आने वाली है?
अनकरीब 2 महीने के अंदर ये एनएमसी की बैठक होने वाली है। तो डेट इससे निकल चुका पहले होगा भी कुछ और स्टूडेंट्स के फॉर्म परेशानियां भरने का। थी इसको लेके कि मध्य प्रदेश का जो कोटा था उसको बढ़ाने की बात की गई थी, तो वो कोटा भी उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बढ़ाया गया था। तो आने वाली बैठक के अंदर मैं इस बात को आपके इस चैनल ने जो आज मेरे नॉलेज में लाया है, मैं इसको उस कमेटी के जरिए रखकर पूरी कोशिश रहेगी कि इस परेशानी से लोग आगे फेस ना कर पाए। जी, लेकिन मुझे जो लग रहा है इम्तियाज साहब, मुझे लग रहा है कि तब तक तो वक्त निकल चुका होगा ये फॉर्म भरने का, यानी इस बार तलबा जो है वो थोड़ा परेशान रहे, अगली बार के लिए सोचेंगे। ना देखिए, इस बार भी जो परेशानियां हैं, मैं अपने तौर पे जो कोशिश हो सकती है कमेटी मेंबर होने के नाते, मैं कल ही सेक्रेटरीज को इस बारे में लिखूंगा और बात करूंगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके इन तमाम दुश्वारियों को दूर किया जाए। बैठक जो होती है उसके अंदर एक पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है कैसे हमको करना है। अगर ये परेशानियाँ आ रही हैं तो मैं जितनी जल्द हो सकता है इस बात को केंद्र सरकार की जो कमेटी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके नॉलेज में लाकर इसको मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस हफ्ते ही इस परेशानी को हल किया जाए। जी चलिए, आप कोशिश करें, और मैं तो ये चाहूँगा कि कोशिश इतनी जो है वो ज़ोरदार हो कि बहुत जल्द उसका असर दिख जाए, ताकि इसी सेशन में इस साल जो तलबा, इससे अभी आपने सुना ना बच्चे क्या कह रहे हैं, 200 रुपये ऑटो का खर्चा दे के वो कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। फिर वहां सोचिए उनके साथ क्या हाल होता होगा, कितना जो एजेंट उनको जो है परेशान करता होगा, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, फॉर्म कहाँ लेके जाना है, कहाँ लाइन लगानी है, किसका इंतज़ार करना है, क्या हालत हो रही होगी वहाँ पे, कैसे वो पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं। माँ बाप अलग फिक्रमंद होंगे कि बच्ची गई है तो अभी तक लौटी नहीं है, 2 दिन 4 दिन, मतलब ये एक सबसे बेहतर उपाय जो अभी पैनलिस्ट सामने ये कह रहे हैं कि स्कूल के सर्टिफिकेट को हम क्यों नहीं मानते। हम स्कूल के सर्टिफिकेट्स को बड़े बड़े मरहले में मान लेते हैं, भाई स्कूल से मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ वो वैलिड हो जाता है, तमाम बड़ी चीज़ों में। यहाँ पर क्या परेशानी है, ये इसको आप ज़रा अच्छे से उठाइए। मुझे लगता है कि आप वाकई इस बारे में संजीदा हैं। मैं डॉक्टर जफ़र हसन साहब आपके पास आ रहा, और बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे बीच इम्तियाज़ अली साहब मौजूद हैं, एक मतलब एक ज़रिया है बातों को पहुँचाने का। जफ़र साहब, और क्या इसमें आप चाहते हैं कि कुछ गुंजाइश बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा वाकई मुस्तफ़ीद हों? देखिए, बुनियादी बात इसमें यह है कि जो प्री मैट्रिक में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के तलबा को सिर्फ 1000 रुपये दिया जा रहा है, ये अमाउंट बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नर्सरी लेवल पर भी नाकाफ़ी है, ना कि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो फॉर्म भरने बच्चे आते हैं, किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाते हैं या किसी इदारे में जाते हैं, तो वो सिर्फ एक बार नहीं आते, बल्कि एक बार वो आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो OTP आता है, फिर OTP के बाद उनके वो सारे जो पेपर्स हैं वो कंप्यूटर से निकलकर प्रिंट होकर बाहर आते हैं, फिर वो कॉपी लेकर स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाने के बाद स्कूल उसको अटेस्ट करता है, वहाँ से वेरीफाई होता है, फिर वेरीफाई आके दोबारा वो उस सेंटर पे आता है। यानी एक फॉर्म भरने के लिए मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसी स्कॉलरशिप या कोई ऐसी स्कीम होगी जिसमें बच्चे को इतना परेशान होना पड़े कि एक बार आके वो रजिस्ट्रेशन कराए, फिर दोबारा वेरीफाई कराने स्कूल जाए, फिर आके वहाँ पर वो अपलोड होगा, फिर जाके उसका फॉर्म फिल हुआ। तो आप सोचिए, न सिर्फ ये कि एक बार आना पड़ा, 2 बार आना पड़ रहा है। इस सिलसिले में भी सरकार को बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। वो भी 2 बार, ये कम से कम 2 बार है, बीच में कभी कोई दिक्कतें रही, छुट्टियां रही, कहीं कुछ प्रॉब्लम रहा, कहीं जाम रहा, तो बात की बात। बिल्कुल 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 विशाल साहब, आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई, कोई स्कूल की छुट्टी हो गई, प्रिंसिपल नहीं आया या वो हुआ, तो बेचारे को और 2-4 चक्कर लगाना पड़ेंगे। मैं इस मौके पर आप एक बात और कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जहाँ तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता सालों में बहुत अच्छा काम हुआ इसमें, ख़ास तौर से 2009 से लेकर 10-11 का पीरियड, वो ऐसा पीरियड था जिसमें एक मैं नाम लेना चाहूँगा रघुवीर श्रीवास्तव, जो माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेज के कमिश्नर थे, उन्होंने इसमें IT सेल बनाया था और उसका इनॉग्रेशन उस वक्त के मिनिस्टर ने किया था। और उसमें यह था कि बच्चों के फॉर्म जब अपलोड हो जाते थे और वो फॉर्म फिल होकर वहाँ जमा हो जाते थे, तो वो एक साइट थी उनकी, मध्य प्रदेश पोर्टल जो था, उसके ऊपर वो शो होता था कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ, फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। वो वजह भी थी, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट संजीदा नहीं थी, और उसी गवर्नमेंट ने उसके चंद सालों के बाद वो रघुवीर श्रीवास्तव वहाँ नहीं रहे और उन्होंने फिर वो सिस्टम वहाँ से ख़त्म कर दिया। तो इस तरह का सिस्टम हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार जो मुसलमानों की खैरख्वाह है, हम मानते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि आरिफ वकील साहब ने अभी जिस तरह से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से यहाँ पर
वक्फ बोर्ड में और उसमें स्कॉलरशिप का ऐलान किया और उसमें वो संजीदा दिख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का IT सेल दोबारा मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश हो, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि उनके फॉर्म जो भरे गए हैं उसमें क्या सही है और क्या गलत है, और अगर रिजेक्ट हुए तो क्यों हुए। ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, बच्चे को मालूम ही नहीं होता कि उसका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। तीसरी बात ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के करने की, और वो ये है कि उनको जो इनकम का क्राइटेरिया है वो बढ़ाना चाहिए। कम से कम अगर आप OBC से ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इस पसमानदा तबके के लिए उतना तो कीजिए जितना आपने OBC के लिए किया है। तीसरी बात यह है कि क्या ये नहीं हो सकता कि जिस तरह OBC और SC ST को सिर्फ उनका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है उसकी बुनियाद पर स्कॉलरशिप दी जाती है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट जो खुद सेल्फ डिक्लेरेशन से पहले, तो आपको बताऊं कि उसमें यह था कि आप एफिडेविट लिया करते थे। तो मैंने सवाल किया था जो सेंटर की कमेटी आई थी कि आप ये तो बताइए कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट इशू करती है। तो खुदा करके वो खत्म हुआ, वरना लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू तो गवर्नमेंट ने उससे जनरेट किया कि 50 रुपये, मैं आपको बता नहीं सकता, मुंह मांगी कीम वकला ने ली और वो फंड। अब इसी तरह ये हो रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया उन्होंने जो कलेक्ट्रेट से या जो भी SDM ऑफिस से बनता है उसके नाम पर हजारों रुपए बच्चों के बर्बाद हो रहा है। और फिर उसके बाद जो नतीजा होता है वो सबसे भयानक है और सबसे खतरनाक है कि कम्युनिटी के अंदर एक तरह की मायूसी डेवलप हो जाती है। वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि यार कोई फायदा नहीं हुआ, हमने 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च कर दिए दो के एक बार, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। इम्तियाज साहब, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि सिर्फ इस बुनियाद पर कि भाई आपका ये स्कॉलरशिप अक़लियतों के लिए है, ये डिग्निफाइड है, ये अनाउंस्ड है, तो जो अक़लियत हैं और उनके मेंशन है उनके रिकॉर्ड में, स्कूली रिकॉर्ड में कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पता चल जाता है क्या ये अक़लियत हैं, स्कूल उसको नोटिफाई भी करता है, क्या इसी बुनियाद पर स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती जब ये स्कॉलरशिप अक़लियतों के लिए मखसूस है? देखिए, मरकज़ी हुकूमत माइनॉरिटीज़ एजुकेशन के लिए बहुत संजीदा है और इसके लिए उन्होंने कई एक्शंस लिए हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो मुझे ये सजेशंस मिला है, मैं मुतमईन रहें कि इस बारे में जल्द ही बात करके कोशिश ये रहेगी कि स्कूल लेवल पर ही ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया जाए जिसको कि गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स है उसके अंदर हमें डिक्लेरेशन या उसके लिए एफिडेविट की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पर तवज्जो दे रही है वो मेरी इन बातों को मानेगी और मेरी कोशिश ये रहेगी कि बेहतर से बेहतर इंतज़ामात इस स्कीम के तहत कराए जाएँ और जो तलबा को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये परेशानी ना हो। कभी कभी होता यह है कि जो भी स्कीम्स बनाई जाती हैं वो एक कमेटी के ज़रिए बनाई जाती हैं, उसके अंदर ऐसे लोगों को नहीं बिठाया जाता कि जो ज़मीनी हकीकत या जो परेशानियां उनके बीच आने वाली हैं उससे रूबरू हो सके। आपके इस चैनल्स के ज़रिए और यहाँ जो पैनल है इसके ज़रिए आज जो परेशानियां जो तलबा को आ रही हैं उनके बारे में मालूमात हुई है और मेरी कोशिश रहेगी कि मरकज़ी हुकूमत के सामने इन बातों को रख कर जो भी ये परेशानियाँ हैं इन्हें जल्द से जल्द जो है हल किया जाए। कोशिश कुछ इस तरह जरूर कीजिए कि जो मौजूदा सेशन है, मौजूदा साल है, इसमें ही इसका फायदा तलबा को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज जो गुफ्तगू हुई है इसका हमें कुछ खातिर खा नतीजा बहुत जल्द आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नाज़रीन आदाब।